Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आज फिर से एक मॉक टेस्ट करेंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ रहा होगा। आज की क्लास में फिर हम प्री एग्जाम का आप देखोगे तो क्या कर रहे हैं, एक मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप खुद ही आंसर दे पाएं, कुछ लॉजिक के साथ, कुछ कॉमन सेंस के साथ और कुछ अपनी वोकैब के साथ। वोकैब के लिए भी आपको ध्यान देना होगा कि कुछ वर्ड्स एंटोनिम सिनोनिम के आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। तो आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन रखा गया है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कहां पे आपको क्वेश्चंस में एरर दिखाई देता है या फिर आपको बताना है कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। यानी ये जो अंडरलाइन पार्ट होता है ना, इसको हमें इंप्रूव करना होता है सेंटेंस में। तो आई हैव रीच्ड द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। तो आप इसको अंडरलाइन जो पार्ट है इसका इंप्रूवमेंट बताएंगे कि क्या हो सकता है विद द ऑप्शंस। क्या विल बी रीचिंग द होटल होना चाहिए, नो सब्स्टिट्यूशन, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलता। विल हैव रीच्ड द होटल होना चाहिए या हैड रीच्ड द होटल होना चाहिए। तो आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ के बताइए। आपने अगर टेंसेस को पढ़ा होगा ना, तो ये जो वर्ड बाय लिखा हुआ ना, ये आपकी हेल्प करेगा। याद करो वो दिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ते थे तो डेड लाइन को दिखाने के लिए प्रेपोजिशन बाय और टिल का यूज करते थे, है ना, याद होगा आपको। तो इसीलिए क्योंकि बाय लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये डेड लाइन ऑफ टाइम दिखा रखा है, तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होना चाहिए और फ्यूचर परफेक्ट लिखा हुआ है विल हैव रीच्ड द होटल। तो आंसर क्या बना हमारा, सी आंसर बना, सी आंसर बना। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, 25 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, अपने साथ में अपनी नोटबुक रखिए और एक ठीक का मतलब 2 मार्क्स ऐड करते चले जाइए। ठीक है, जैसे जैसे आपका स्कोर बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट सेंटेंस में अब आपको क्या दिखाना है, देखो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आपको, अंडरलाइन वर्ड का, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम बताना है। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं पहले और फिर ध्यान से बताना है इसका सिनोनिम क्या बनता है कि द प्रोमिसेस मेड बाय द ओल्ड मिनिस्टर वर फुलफिल्ड। तो ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, ओल्ड मिनिस्टर। तो मिनिस्टर से पहले ओल्ड लिखा हुआ है, तो ओल्ड को एक सिनोनिम सेम मीनिंग अगर मुझे देना हो तो मैं इसमें से कौन सा दूंगा। तो आप जानते हैं कि बूढ़े व्यक्ति को, ओल्ड व्यक्ति को हम एज्ड बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी आंसर होगा, यानी एज्ड लिखना सही रहेगा। ओल्ड मिनिस्टर का हो जाएगा एज्ड मिनिस्टर। ठीक है ना, आप ध्यान रखना, हमें बताना क्या है, सिनोनिम, सेम मीनिंग बताना था, अपोजिट नहीं, एंटोनिम नहीं बताना था। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, अपोजिट मीनिंग, अंडरलाइन का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो आपसे पूछा गया है ही कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज को मजबूती से रखना। ठीक है, मजबूती का साइन, अपने फैसलों को, अपनी पोस्ट को मजबूती से रखना कंसोलिडेटेड होता है। कंसोलिडेट का मतलब, कंसोलिडेट की वर्ब है ये, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन, उसने अपनी पोजीशन को मजबूती से रखा एज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो अब हमें यहां मजबूती का सेंस दिख रहा है ना, तो हमें इसका अपोजिट चाहिए। तो अपोजिट देखो इसमें से क्या हो सकता है, आपको दिखाई देगा बड़ा क्लियरली कि इसका वीक हो सकता है आंसर, वीकेंड। ठीक है ना, वीकेंड हो सकता है। कंसोलिडेटेड का उल्टा क्या होगा, वीकेंड होगा। यानी ये वर्ड याद होना चाहिए आपको। देखो ये ध्यान रखना कि एंटोनिम सिनोनिम में वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें वर्ड का मीनिंग पता है तो फिर हम क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके या किसी दूसरे रास्ते से भी हम आंसर बना लेते हैं। जैसे कि मुझे अगर पता है कंसोलिडेटेड का मतलब मजबूती से रखना है, तो मैं इसका वीक निकाल पा रहा हूं, कमजोर निकाल पा रहा हूं ना। ये चीज पता होनी चाहिए आपको। इसके लिए ही आपको वर्ड्स को याद करना होता है, चाहे आप न्यूज़पेपर में से लर्न करो, या तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हुए ना, आप उसके एंटोनिम सिनोनिम पहले पढ़ो, उसके वन वर्ड पढ़ो, उसके इडियम्स पढ़ो। जब आपको लगता है कि वहां से पढ़ लिया है, तो मुझे लगता है काफी हद तक तो आप सॉल्व कर लोगे, काफी हद तक आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन आया है और उसमें आप देखेंगे
कि आपको अरेंज करना है सेंटेंसेस को एक ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को अरेंज करना है। और अरेंजमेंट के लिए आपको ऑप्शंस क्या क्या दिया है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और इधर सी हो गया और इधर डी हो गया। ये हमारे क्वेश्चंस है और उधर ऑप्शंस मिले हैं, इनमें से कौन सा सुटेबल रहेगा वो देख लेना है आपको। ठीक है जी, आप कैसे देखेंगे अब, तो मैंने आपको कुछ तरीके बताए हुए हैं, अगर आपने ध्यान दिया है, मॉक टेस्ट आप फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे देखते हैं। आर्टिकल मदद करता है, नाउन मदद करता है, प्रोनाउन मदद करता है, एडजेक्टिव मदद करता है, वो सारी चीजें आप यूज करो जो जो बताई गई थी। तो पहली लाइन में इट से शुरू किया गया है तो आंसर नहीं बन सकता, यानी ये पहली लाइन तो नहीं बनने वाली, इट तो नहीं होता। फिर आप देखो यहां लिखा है मिकी जनरली अपीयर्स, ठीक है, ये हो सकता है, इससे स्टार्ट किया जा सकता है, यानी मैंने कहा इसी से स्टार्ट करो, लेकिन इससे किया जा सकता है। फिर आता है द एनिमेटेड मूवीज, द लगा हुआ है ना, तो द तो तब लगोगे ना जब पहले उसका ए एन बताया होगा, तो ये पहली लाइन तो नहीं बनेगी ना, सी से नहीं होगा स्टार्ट, यानी बी से स्टार्ट हो सकता था, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर आगे लिखा है मिकी माउस, फिर से मिकी माउस नाउन लिखा है तो इससे भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो आपका ध्यान रखना, या तो डी से स्टार्ट करोगे या फिर बी से स्टार्ट करोगे, और नाउन भी सेम ही लिखा हुआ है तो ये भी कंफ्यूजन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना डियर स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो इंफॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है फिर उसके बाद में बातें बताई जाती है। तो हम देखेंगे कि इसमें से इंफॉर्मेशन पूरी स्टोरी की कौन दे रहा है लाइन। तो बी में लिखा है मिकी माउस जनरली अपीयर्स विद हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है, और आप इसमें लिखा है मिकी माउस इज अ फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर, फिक्शनल तो है ही, वो फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर है। तो देखो ना, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मिकी माउस क्या है, एक फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर, तभी तो उसकी बातें आगे जाके बताई जाएंगी ना। तो इससे पता चलता है कि डी हमारी पहली लाइन बनेगी, हमारी पहली लाइन ये बी नहीं बन सकती, ये तीनों नहीं बन सकती, तो डी हमारी पहली लाइन है। पहले चेक कर लेते हैं, क्या पता डी ही आंसर बन जाए। देखो ना, आप सब में एक में ही आपको डी दिखाई दिया और वही आपका आंसर बन गया। ऐसे ही तो निकालना चाहिए आंसर, यही तरीका है बेस्ट। हमें लाइन को पूरा डिट्टो नहीं पढ़ना है, पूरी डिटेल में पढ़ते रहोगे तो बहुत समय निकल जाएगा। आपको सिर्फ शुरू की कुछ इंफॉर्मेशन पढ़नी होती है, 1 2 3 4 वर्ड, बस 1 2 3 4 वर्ड से ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। हाँ, ऐसा नहीं कर रहा हूं हमेशा ऐसा होगा, कभी आप सोचो हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं। कभी कभी राइटर आपके सामने ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा रखेगा, भाई जब ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होगा तब ऐसा करेंगे ना। लेकिन अगर हमारी पहली कोशिश में अगर आंसर बन जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है राइटर डी एक और ऑप्शन में रख देता तो मुझे फिर एक बार फिर से पढ़ना पड़ता, हो सकता है मुझे फिर पूरी लाइनों को पढ़ना पड़ता, लेकिन वो तो बाद का ऑप्शन है ना। पहली कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि आप नाउन प्रोनाउन आर्टिकल इन सब से हेल्प लो, अगर मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं मिलती तो कोई और ऑप्शन देखेंगे, फिर लास्ट के वर्ड्स को पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट के वर्ड से भी कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है हमें, ठीक है, कि खत्म किससे कर रहे हो ताकि स्टार्ट किससे करोगे अगली लाइन, ये चीजें। चलो आगे देखते हैं। आगे आपके सामने फिर से एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लिखेंगे सेंटेंस। आपके सामने रखा गया सेंटेंस क्या हुआ है कि कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया सेंटेंस है और इसमें बताना क्या है, आपको नो एरर बताना है। सॉरी, एरर है कि नहीं है, नो एरर भी हो सकता है क्योंकि इस बार ऑप्शन में नो एरर भी है, जरूरी नहीं है कि एरर हो। पढ़ते हैं सेंटेंस को, अगर एरर मिला तो ठीक है, नहीं तो नो एरर कर देंगे, ठीक है। द प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड। अगर आपने प्रेपोजिशन पढ़ना है तो आपने ऑफ प्रेपोजिशन को जरूर पढ़ा होगा। एक्यूज्ड ऑफ, अवेयर ऑफ पढ़ा होगा ना, एक्यूज्ड ऑफ, क्वेश्चन ऑफ, अवेयर ऑफ, अफ्रेड ऑफ, फुल ऑफ, यानी फिक्स प्रेपोजिशन। एक्यूज्ड के साथ फॉर नहीं आता, एक्यूज्ड के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। तो हमें तो एरर पता चली गया है, तो एक्यूज्ड फॉर नहीं होना चाहिए, एक्यूज्ड ऑफ होना चाहिए, यही एरर है, यही एरर है इसके अंदर, ठीक है। एक्यूज्ड ऑफ एक प्रेपोजिशन है, आप ध्यान रखना, फिक्स प्रेपोजिशन, एक्यूज के साथ ऑफ लगाया जाता है ना। कुछ प्रेपोजिशन आपने पढ़े हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसमें ना आपको अंडरलाइन ईडियम बताना है। ये ईडियम लिखा गया है, इसका छिपा हुआ मीनिंग समझना है आपको। ईडियम का लिटरल मीनिंग होता नहीं है, मतलब लैटिन का मतलब लैटिन नहीं होगा, ग्रीक का मतलब ग्रीक नहीं होगा, कुछ और होगा। वो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, पर सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लिखा है द लेक्चर बाय द फ्रेंच प्रोफेसर सीम्ड लैटिन एंड ग्रीक टू द यंग स्टूडेंट्स। इट्स ग्रीक टू मी,
आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आपको एक इडियम बताया भी गया था, इट्स ग्रीक टू मी। तो लैटिन एंड ग्रीक का मतलब ये जो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो जो समझ में नहीं आएगा उसको कैसा लेक्चर बोलोगे, उसको बोलेंगे इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल आपका लेक्चर होगा। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल लेक्चर यानी इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू द यंग स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा, जो समझ में नहीं आया, अंडरस्टैंड नहीं हो पाया, ठीक है। ये इडियम है लैटिन एंड ग्रीक का, क्लियर इसका मीनिंग है वो। आगे देखते हैं। वी एंश्योर दैट यू विल गेट अ डैश सोफर। सोफर इसको कैसे पढ़ेंगे, सोफर, कुछ इस तरह से पढ़ोगे आप इसको, सोफर, ठीक है। अब सोफर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर होता है। कार चलाने वाले व्यक्ति को ड्राइवर बोलते हो ना, तो सोफर ड्राइवर होता है। तो अब ड्राइवर कैसा है वो बताया गया है कि वी एंश्योर दैट यू विल गेट अ डैश सोफर विद द राइट कार फॉर योर डे, ठीक है। तो ड्राइवर मिलेगा आपको, कैसा ड्राइवर मिलेगा देखो, देखते हैं। नोविस ड्राइवर मिलेगा। और नोविस का मतलब तो होता है जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, बिल्कुल नया है अपने काम के लिए, ऐसा तो नहीं चाहेंगे हम, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म्ड, बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म ड्राइवर चाहते हैं हर कोई। कैसा, जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी यूनिफॉर्म्ड सोफर विद द राइट कार फॉर योर डे, ठीक है। इस तरह से आंसर बनाएंगे, सोफर ड्राइवर, यूनिफॉर्म्ड, और यूनिफॉर्म सोफर ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। अब फिर से आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, इनकरेक्टली, सही नहीं गलत बताना है। तो कॉम्पैक्ट का कॉम्पैक्ट लिखा है, कॉम्पैक्ट का मतलब बिल्कुल सही है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं लगता। कॉम्पैक्ट ऐसे ही लिखा जाता है, कॉम्पेल ऐसा लिखा जाता है, सोचते हैं अभी, हमें डाउट है इस पे। करंटली भी ऐसे ही लिखा जाता है, अगर आपने देखा हो करंटली का स्पेलिंग में कोई देखे। सेवेज भी ऐसे ही लिखा जाता है, इसका मतलब हमारी जो स्पेलिंग गलत है वो कौन सी है, कॉम्पेल। कॉम्पेल में डबल एल नहीं सिंगल एल आता है, कॉम्पेल में डबल एल नहीं सिंगल एल आता है, इसीलिए आपका स्पेलिंग जो गलत माना जाएगा वो बी ऑप्शन में कॉम्पेल माना जाएगा। कॉम्पेल का स्पेलिंग सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन अब पढ़ो, और इसमें आपको बताना क्या है, सिनोनिम। सिनोनिम थोड़ा बीच बीच में मैं ब्रेक ले सकता हूं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बोलने में डिफिकल्टी हो रही है, माउथ ड्राई हो रहा है, इसीलिए कभी मैं अगर ब्रेक लेता हूं बोलने में तो थोड़ा सा आप खुद भी कोशिश करो पढ़ने की, ठीक है। बीच बीच में मेरे गले में प्रॉब्लम है तो मैं अटक रहा हूं कभी कभी। सिनोनिम बताना है आपको, सिनोनिम में बताना है किसका, कंसेंसस का। कंसेंसस का आपको सिनोनिम बताना है। तो कंसेंसस जो है इसका मीनिंग समझो पहले क्या होता है। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट से रिलेटेड, सहमति से रिलेटेड, ठीक है। तो कंसेंसस का मतलब सहमति से है, आपस में जो सहमति होती है, अग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं कंसेंसस। तो कंसेंसस का मीनिंग समझ में आता है, अग्रीमेंट है, और उसका सिनोनिम बताना है, हमें सेम मीनिंग बताना है। तो इसमें देखो ना, आपका लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, अग्रीमेंट, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट, ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे डियर स्टूडेंट, अग्रीमेंट। कंसेंसस का मतलब ही अग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, दो पक्षों के बीच में समझौते को क्या बोलते हैं, कंसेंसस। तो इसका मीनिंग अग्रीमेंट से बनेगा, सिनोनिम बन जाएगा, उसका सेम मीनिंग बन जाएगा, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आप देखो ध्यान से, तो ब्लैंक दिया हुआ है, आपके 4 ऑप्शन गिवन है, तो ब्लैंक को फिल करना है, अप्रोप्रिएट चूजन द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो आपको सही लगता है उसको बताना है आपको। कि शी रब्ड हर हैंड्स ओवर हर आर्म, कि उसने अपने हाथों को बाजुओं से पहले रगड़ा, रब किया, एंड देन, और उसके बाद क्या किया, डैश हर पर्स, अब अपने पर्स को क्या किया उसने, फिर उसके बाद हेडेड इनसाइड द कन्वीनियंस स्टोर, फिर वो कन्वीनियंस स्टोर के अंदर चली गई। तो कहीं ना कहीं अपने पर्स को पकड़ा होगा उसने। अब स्नैपिंग होगा पकड़ना, स्लेइंग होगा, पिंचिंग होगा कि ग्रैबिंग होगा, बिल्कुल ग्रैब करते हैं, तो ग्रैब का मतलब पकड़ना होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ग्रैबिंग हो गया। कि शी रब्ड हर हैंड्स ओवर हर आर्म्स एंड देन ग्रैब्ड हर पर्स, अपने पर्स को पकड़ा, हेडेड इनसाइड द कन्वीनियंस स्टोर, और कन्वीनियंस स्टोर के अंदर वो एंटर हो गई। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये हमारा ब्लैंक का क्वेश्चन था। अब देखो इसमें ये अंडरलाइन वर्ड है वेरी, और यहां पे लिखा है लिटिल फ्रीडम, ठीक है। इसमें ये अंडरलाइन है, इसका इंप्रूवमेंट देना है आपको। सम पीपल स्टिल फील, कुछ लोग महसूस करते हैं दैट दे हैव वेरी लिटिल फ्रीडम,
उनके पास बहुत कम फ्रीडम थी टू बी इनोवेटिव इन दियर वर्क, अपने वर्क को इनोवेटिव बनाने की। ठीक है, तो क्या लिखा है, वेरी लिटिल फ्रीडम, बहुत कम फ्रीडम, बहुत कम स्पेस है उनके पास। तो ना एक इडियम का या एक सेंस बनता है, ये देखो एन ओल्ड लेडी तो नहीं होगा इसका मीनिंग, ठीक है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर भी नहीं होगा, टू मेक अ पाइल भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है कम स्पेस, किसी चीज के लिए कम जगह मिलना, कम एरिया मिलना, कम मौका मिलना। तो एल्बो रूम का मतलब होता है कम जगह मिलना। ठीक है, तो इसमें बनाएंगे वेरी लिटिल फ्रीडम, सॉरी वेरी लिटिल फ्रीडम। वेरी लिटिल फ्रीडम का मतलब एल्बो रूम बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्बो रूम। ये इसका क्या बनेगा, इडियम बनेगा। नेक्स्ट देखो, ओल्ड पीपल एक्वायर एक्सपीरियंस थ्रू एज। ठीक है, अब आपके सामने अंडरलाइन पार्ट क्या है, एक्वायर। अब ज्यादा लोग हैं तभी एक्वायर लिखा है, नहीं तो एक्वायर्स लिखा जा सकता था एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस नहीं लगाया जा सकता। अब आपके सामने लिखा है गोट एक्सपीरियंस, डेवलप्ड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड, गेन एक्सपीरियंस। तो अब जरा देखो, यहां फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी उसकी जगह पे। डेवलप्ड में भी सेकंड फॉर्म में ये भी नहीं आ सकता, एक्सपीरियंस भी सेकंड फॉर्म में नहीं आ सकता। हाँ, गेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब एक्वायर का मतलब तो गेन होता ही है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता था कि ओल्ड पीपल गेन एक्सपीरियंस। एक्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, गेन। इसीलिए सब में सेकंड फॉर्म थी तो वो गलत माने जाएंगे, तो गेन एक्सपीरियंस थ्रू एज होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव है कि पैसिव है जरा पढ़ते हैं। तो लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका एक्टिव फॉर्म बनाना है, मतलब पैसिव है। हमारे को पता है ये पैसिव है क्योंकि एट्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे विल लिखा हुआ है और हैव बीन, तो ये नॉन डूअर सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रखा है सेंटेंस को। ध्यान दो तो आप सोचो जरा कि आप ये पैसिव को एक्टिव कैसे बनाते हैं ना, तो बस इसमें बीन को हटा दो, आपका पैसिव बन जाएगा। बीन को हटा दो, बी वाली फॉर्म को हटाना होता है तो बी की फॉर्म को हटाओगे, विल हैव, और डूअर को आगे लाओगे, साइंटिस्ट को आगे लाओगे, साइंटिस्ट विल हैव क्योर्ड, सॉरी साइंटिस्ट होगा पहले, फिर विल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर क्योर्ड आएगा। तो देखो कहां लिखा है, विल हैव क्योर्ड, यहां भी लिखा है, यहां नहीं लिखा हुआ, यहां नहीं लिखा हुआ, यहां नहीं लिखा, तो आंसर क्या हुआ, ए हुआ। ए आंसर बन गया। साइंटिस्ट विल हैव क्योर्ड एड्स बाय द ईयर, कब तक, 2070 तक। ठीक है, इस तरह से डेडलाइन दी गई है तभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना हुआ है। डेडलाइन के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाया जाता है। क्लियर हो गया ना, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट, फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक्टिव एंड पैसिव का ही है। इस बार आपसे पूछा गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो फिर से आपसे एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन पूछा गया है। ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल आर एडमायर्ड, तो ये पैसिव ही है क्योंकि बाय लिखा है एवरीवन के बाद, और एवरीवन से स्टार्ट किया जाएगा सेंटेंस को। अब देखो आर एडमायर्ड तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, फर्स्ट फॉर्म से बनेगा इसका एक्टिव। फर्स्ट फॉर्म कहां है, यहां नहीं है तो गलत हो जाएगा, यहां नहीं है तो गलत हो जाएगा, यहां नहीं है तो गलत हो जाएगा। एडमायर्स फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, और एवरीवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तभी एडमायर में एस लगा है, तो क्या बन गया, एडमायर्स। तो बी आपका आंसर बन जाएगा इस तरह से। तो कि इसका आंसर क्या बनेगा, बी। यानी इस पैसिव का हमें बनाना क्या था, एक्टिव बनाना था। जब एक्टिव लिखा होता है तो पैसिव बनाते हैं, पैसिव लिखा हो तो एक्टिव बनाते हैं, और ऑप्शंस के थ्रू चेक कर लेते हैं उन बातों को। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब फिर से आपको एक इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, गलत स्पेलिंग कहां लिखी गई है। गलत स्पेलिंग को बताओगे तो बड़े ध्यान से बताना, ध्यान से पढ़ो और देखो किस तरह से इनका मीनिंग बनता है और क्या क्या आप इनको देखेंगे। तो पहला लिखा हुआ है एसिड्यूअस, एसिड्यूअस लिखा हुआ है एक डिसअप्रूवल लिखा हुआ है, एक डेवेस्टेशन लिखा हुआ है, और एक कंजॉइंट लिखा हुआ है। तो आप देखो इन नीचे वाली सभी स्पेलिंग को सही लिखा हुआ है। एसिड्यूअस में ना, एसिड्यूअस में आपको यहाँ पे इसका मीनिंग होता है मेहनती, मेहनती, तो ये यू होना चाहिए, यहाँ पे एक और यू होना चाहिए। एसिड्यूअस होता है, एसिडस नहीं, एसिड्यूअस होता है, तो यहाँ पे यू होना चाहिए था एक और, इसीलिए जो स्पेलिंग गलत लिखी हुई ये लिखी हुई है एसिड्यूअस, यानी मेहनती टाइप आप इसको लिखेंगे और यहाँ पे यू होना ही चाहिए। ठीक है, इस तरह से
क्लियर हो गया? तो इसमें यू ऐड करेंगे तो बिल्कुल स्पेलिंग इसकी सही हो जाएगी। बाकी ठीक है, डेविस्टेशन का स्पेलिंग ठीक है, डिसअप्रूवल का ठीक है और कंजॉइंट का भी ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फिर से एक बार बुक का आप एक देख लो किस तरह से इसका फॉर्मेट है। आपके लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक बुक है इंग्लिश की, रेडियन कंपनी के द्वारा बनाई गई है और एक अच्छी बुक है, बहुत एक हैंडी बुक बनाई गई है। छोटी सी बुक है, कॉम्पैक्ट बुक है, आप बड़े आराम से इजीली कैरी कर सकते हो अपने साथ इसको। और अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो इसमें सारे पार्ट्स आपके हर एग्जाम को ऑलमोस्ट कवर किया गया है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी, बैंकिंग, एमटीएस, सीडीएस, सबको इसमें कवर किया गया है। जहां जहां से जितने क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, लेकिन आपके सामने जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं वो कॉमन एरर के हैं, फिलअप्स के हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं और कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस किए गए हैं। तो एक बड़ी हैंडी सी बुक है, अगर आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, वहां से जाके आप इसको खरीद सकते हो। तो बहुत ही प्यारी सी बुक है, छोटी सी बुक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखो। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करके विद द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब याद होंगे आपको। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको बोलते थे? ऑफन, यूजली, जनरली। जब हम ग्रामर क्लासेस में पढ़ते हैं तो आपको लगता है ग्रामर से क्वेश्चन तो आएगा नहीं, देखो ना, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहां से उठ के आ जाए कोई पता नहीं चलता है। तो देखो ना, यहाँ के सारे एडवर्ब्स के टाइप में से फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब पूछा है, तो कितना मुश्किल है ये? कोई मुश्किल नहीं है। जिसको पता है फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स कौन कौन से होते थे? ऑफन, यूजली, जनरली, रेयरली, हार्डली, नेवर, ऑलवेज। तो क्या इसमें कहीं नेवर, ऑलवेज, क्या लिखा? देखो यस्टरडे नहीं है, हैप्पीली नहीं है और कुछ नहीं, सिर्फ यहां नेवर लिखा है। ऑफन, यूजली, जनरली, नेवर, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में आते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका डिड नॉट एडमिट की जगह नेवर एडमिटेड भी तो हो सकता है। ठीक है, आपने पहले नेवर लगाना है, फिर पहले फ्रीक्वेंसी आती है, फिर उसकी वर्ब लिखनी होती है। ठीक है, इस तरह से। ओके, फिर से एक क्वेश्चन आया है डायरेक्ट फॉर्म का। तो देखो ना, ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब आपके सामने इनडायरेक्ट तो लिखा ही हुआ है, डायरेक्ट सोचना है। रिवर्स रूल सोचो, जो सिखाया जाता है उसका उल्टा रूल सोचो। इफ लिखा है ना, क्वेश्चन होगा, इससे पता चलता है। आई हैड है तो हैड का आपको प्रेजेंट हैव लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब रिवर्स करते चले जाओ और देखो यहां पे लिखा है हैड, तो क्या इसका आंसर डू से बनाओगे? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्या आर से बनाओगे? जी नहीं बनाया जा सकता, आर से भी नहीं बनाया जा सकता। क्या डज से बनाओगे? नहीं बनाया जा सकता। क्या हैड का प्रेजेंट हैव होता है? हाँ होता है। तो बिल्कुल आंसर बन गया आपका। यही तो आंसर बनाना है आपको। देखो ना, आपको जो यहां रूल, अगर ये होता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, तो डायरेक्ट में आप क्या करते? हैव का हैड लिखते। अब पहले ही हैड लिखा है तो रिवर्स करोगे ना, आप हैड को हैव में बदलोगे। कुछ मत पढ़ो, सिर्फ रूल पढ़ो। हैड का डू नहीं हो सकता, हैड का आर नहीं हो सकता, डज नहीं हो सकता, हैव तो हो सकता है ना। हैड का प्रेजेंट हैव होता है। इस तरह से क्लियर हो गया। ये एक तरीका है करने का सोल्व। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब फिर से एक PQRS का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, जिसको पैराजम्बल सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं और इसको आप अरेंज करेंगे। अब अरेंज करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, कुछ शुरू वाले वर्ड देखते हैं। शुरुआती वर्ड से ही पता चल जाता है। तो यहां लिखा है देयर वंस, ठीक है जी। अगर देयर लिखा है ना माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, देयर लिखा है अगर, तो ज्यादा चांस है देयर से स्टार्ट होगा। हाँ, अगर हमें सेंटेंस में कोई और सुटेबल वर्ड नहीं मिला तो। यहां लिखा है द बॉय, ठीक है जी। फिर लिखा है हिज फादर, तो कहीं ना कहीं पहले क्यू फिर आर आना चाहिए। ठीक है, हिज फादर आगे आएगा। ऑन द फर्स्ट डे, इससे भी स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ द बॉय लिखा हुआ है तो पहले अ बॉय होना चाहिए, तभी तो द बॉय होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि यहां पे लिखा है अ लिटिल बॉय और यहां लिखा है द बॉय। ठीक है, बाकी सब में क्या लिखा है? द बॉय। यहां भी लिखा है हिज फादर। तो इसका मतलब पहली लाइन तो पी ही बनेगी फिर, क्योंकि अ तो उसमें लिखा है। आप क्या सोच रहे हो? आर्टिकल को आप समझे? अरे भाई, ए एन द भी आपको बताता है पहली लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन कौन सी है। ए एन से पता चलता है वो पहली लाइन है, द से पता चलता है वो आगे की लाइन है। जितनी बार बॉय आएगा द लगाना पड़ेगा आपको। तो मुझे पी से स्टार्ट करना है और मेरे ऑप्शन एक में ही पी लिखा हुआ है। इसका मतलब आंसर उड़ा दिया क्वेश्चन बड़े प्यार से आपने। ठीक है ना। और आपने देखा होगा पैराजम्बल के क्वेश्चन कितनी आसानी से उड़ा पा रहे हैं हम।
भाई हर बार मॉक टेस्ट आ रहा है, पैराजंबर का क्वेश्चन आपको फ्री के मार्क्स दे रहा है। क्यों? आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है। पहली वाली, पूरी लाइनें को कौन पढ़ता है? अगर आप पूरी लाइनों को पढ़ रहे हो तो गलती कर रहे हो। फुल लाइन नहीं पढ़नी है आपको, आपको बस कुछ भी वर्ड्स देखने हैं जो आपको सिखाए जाते हैं। ग्रामर के वर्ड्स यूज करो, नाउन प्रोनाउन का हेल्प लो, उनसे पता चल जाएगा पहली लाइन दूसरी लाइन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है ना? इस तरह से तो आंसर PRSQ होना चाहिए। आप अरेंज करोगे तो यही है आपका सिस्टम। लेकिन हमें तो पहली लाइन मिल गई, हमारे ऑप्शन में आंसर बन गया, वो बात की बात है। क्लियर हो गया यहां तक? चलो आगे देखें। आगे अब फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि जो सिबन है फील्स ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटिफाइड व्हेन ही फाइंड्स हिज पीपल्स एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली इन द सोसाइटी व्हेन अ लॉट हैव बीन डिस्प्लेस्ड। रुको जरा, अब पूछा क्या गया है? एंटोनिम पूछा गया है। किसका एंटोनिम पूछा गया है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड का आपसे उल्टा मीनिंग पूछा गया है, तो क्या लिखा गया है? देखो यहां पे कि व्हेन ही फाइंड हिज पीपल एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली, कि उसके जो पीपल है वो सारे के सारे एस्टेब्लिश हो गए सक्सेसफुली इन द सोसाइटी। व्हेन अ लॉट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या हो गए? डिस्प्लेस्ड हो गए। तो देखो ना, यहां एस्टेब्लिश हो गए हैं, यहां डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, तो ये इसका उल्टा ही तो है। उल्टा है तो आंसर ए में बन गया इसका आंसर। यही आंसर लिखा ही हुआ है यहां पे। ठीक है, उसका उल्टा ही तो है, अपोजिट ही तो है, और हमें अपोजिट ही चाहिए था। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने फिर से क्या क्वेश्चन आ गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा, इस बार आपको डायरेक्ट लिखा मिला है तो इनडायरेक्ट बनाना है। क्वेश्चन है यहां पे, क्वेश्चन के लिए इंक्वायर्ड लिखना जरूरी हो गया? बिल्कुल हो गया। सेट का सेट तो नहीं होगा जी, गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक। अब देखो यहां कंजंक्शन नहीं, यहां वेदर कंजंक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बी बन गया आंसर, क्योंकि इंक्वायर्ड वेदर तो होगा ना जी। आप इफ लगाओगे, वेदर लगाओगे, कोई ना कोई कंजंक्शन तो लगाओगे ना जब आप बनाते हो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये आ गया आपके क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट काफी एग्जाम में आ रहा है, ध्यान रखना। क्लोज टेस्ट के बारे में अच्छे से समझना है आपको। क्लोज टेस्ट में सिमिलर वर्ड, मिलता जुलता वर्ड हमें बनाना होता है जो सुटेबल होता है हमारे कॉम्प्रिहेंशन के, जो भी हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, तो जरा फटाफट से रिवाइज करके पढ़ते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं, थोड़ा आइडिया लेते थे किस बारे में, ताकि फिर फटाफट से आंसर बने। एक फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या हो सकता है। हमारा ये लिखा है कि फिल इन ईच ब्लैंक, आगे यहां से स्टार्ट है। आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू एंड व्हाट आई विल नॉट डू। I will not dash that in which I no longer believe. I dash it calls itself my home, my fatherland or my church. ठीक है, अब रुको, अभी पहले ऑप्शन के साथ पढ़ते हैं। ऑप्शन साथ में देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर हम यहां से, कि कहां से कहा, यहां आई विल नॉट डैश दैट, आई विल नॉट डैश दैट, क्या होना चाहिए इसका? देखो आंसर, आई विल नॉट सर्व होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए, लेग होना चाहिए, डेबिट, तो आई विल नॉट सर्व होना चाहिए, आई विल नॉट सर्व। ठीक है ना, क्योंकि बोला क्या गया? आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू, मैं आपको बताऊंगा जो मैं आपको, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा व्हाट आई विल डू, जो मैं करूंगा, एंड व्हाट आई विल नॉट डू, और मैं क्या नहीं करूंगा। आई विल नॉट सर्व दैट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव, जिस पर मुझे विश्वास नहीं होगा उसको मैं सर्व नहीं करूंगा। तो यहां पे हमारा ऑप्शन जो सही सुटेबल बनता है वो क्या बनता है? सर्व बनता है, सर्व बनेगा। ठीक है, फिर डैश इट कॉल्स इटसेल्फ माय होम, तो देखो क्या है ऑप्शन, जरा देख लेते हैं। समटाइम्स है, नेवरदलेस है, वेदर है। अब देखो मेरी बात सुनो, पहले एक बार ऑप्शन पूरे ध्यान से पढ़ लेते हैं, कुछ हिंट मिल गया तो। डैश इट कॉल्स itself my home, my fatherland और my church, और लिखा है और, देखो यहां से कंजंक्शनल पेयर बन रहा है यहां पे। अगर आपने ध्यान दिया हो कंजंक्शनल पेयर, अगर आपने पढ़ा हो वेदर, तो क्या वेदर का पेयर और नहीं होता? जैसे नीदर का नोर होता है, इधर का और होता है, तो वेदर का और होता है ना पेयर। अगर और लिखा है तो आपको कंजंक्शन वेदर ही तो लगाना है, इसीलिए इस और की वजह से यहां पे वेदर लगाना चाहिए। ठीक है जी, हमें जहां से हेल्प मिलेगी बिल्कुल देखेंगे। एंड आई विल ट्राई टू डैश माई सेल्फ, देखे क्या है जी? एक्सप्रेस
आई विल ट्राई एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है। तो आंसर बन गया आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ठीक है, इन सम मोड ऑफ लाइफ, ओके। और आर्ट एज डैश एज आई कैन, देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, फ्रीली, इसका आंसर क्या बन सकता है, फ्रीली, जो बिल्कुल आजादी से, फ्री नहीं, फ्रीली का मतलब फ्रीडम से, पूरी आजादी से। तो क्या लिखा हुआ है देखो, आर्ट एज फ्रीली एज आई कैन, एज होली एज आई कैन, यूजिंग फॉर माई डिफेंस द ओनली आर्म्स आई डैश माई सेल्फ टू यूज। अब देखो बिहेव होगा, हो सकता है बिहेव, बिल्कुल हाँ बिहेव हो सकता है, नहीं बिहेव नहीं होगा। और दोबारा से पढ़ो एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, एज आई कैन यूजिंग फॉर माई डिफेंस द ओनली आर्म्स आई डैश माई सेल्फ टू यूज। अलाउ टू यूज, इसका सेंटेंस का सेंस बनता है अलाउ टू यूज माई सेल्फ साइलेंस, एक्साइल एंड कनिंग, इस तरह से। तो अगर देखा जाए किस तरह से आंसर बने हमारे, अगर चेक किए हमने, तो पहले सर्व बना है, फिर वेदर और की वजह से बना है, एक्सप्रेस करने की बात हो रही थी अपने आप को इसलिए बन गया, और फ्रीली घूमने की बात हो रही थी, और आपने लास्ट में देखा अलाउ करने की बात हो रही है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूं, ये आंसर बना, ठीक है। तो देखा आपने 25 क्वेश्चन, और अपने मार्क्स जरूर बताया करो। आप मार्क्स नहीं बताते हो, अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हो, छुपा रहे हो आप अपने मार्क्स। इतने दिनों से क्लासेस ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट अपने मार्क्स हमें से शेयर कीजिए कि कितना स्कोर आपका 50 मार्क्स में से आता है, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, आज हम क्लास में इतना ही करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे नई होप से, नई उम्मीद से, नए क्वेश्चन पेपर के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।